कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले कुछ जान लेते हैं। आप सबको पता है कि यूपीएससी का जो परीक्षा है वो लगभग 35 दिन है। देखिए, जब परीक्षा 6 महीना होता है, 4 महीना होता है, तब जो है मन एकदम रिलैक्स रहता है कि चलिए हम तैयारी कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं है, अभी बहुत टाइम है। लेकिन जब परीक्षा 35 दिन रहे, परीक्षा 40 दिन रहे, तो मन जो है वो घबराने लगता है। अब लगता है कि नहीं अटेम्प्ट दें कि छोड़ें, क्या करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यही 35 दिन यदि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर लिए तो आपका परीक्षा जो हो सकता है कि हो जाए। 35 दिन ही जो तैयारी है वही मेन तैयारी होता है। साल भर जो तैयारी लोग करते हैं वो 6-7 सब्जेक्ट है, उसको अपना पढ़ना होता है सही से। लेकिन ये जो 35 दिन है उस सभी सब्जेक्ट को एक साथ क्या करना होता है, बटोर के रखना होता है, रिवीजन करना होता है। और अधिकतर जो लड़के होते हैं यही 35 दिन जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको यही यदि 35 दिन आप ठीक से कर लेंगे तो परीक्षा आपका सही जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे एक सामान्य परिचय। देखेंगे सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। देखेंगे सामान्य परिचय, हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका विस्तार। देखेंगे इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका जो है वो फैलाव जो है वो देखेंगे कहाँ तक है। फिर देखेंगे इसके खोज का इतिहास। देखेंगे क्या देखेंगे? खोज का इतिहास। खोज का इतिहास देखेंगे। और अगला नंबर देखेंगे हम लोग इसके नगरों की विशेषता। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता। क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता देखेंगे, विशेषताएं। फिर क्या देखेंगे? फिर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी, ये देखेंगे। फिर देखेंगे राजनीति एवं प्रशासन के क्या स्थिति है। राजनीति एवं प्रशासन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का। फिर क्या देखेंगे? इसकी धार्मिक स्थिति क्या है। हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे। और क्या देखेंगे? और देखेंगे नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। निर्माता देखेंगे। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इसको देखेंगे। और अंतिम में देखेंगे स्थल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का, और स्थल के साक्ष्य देखेंगे। इसके साक्ष्य देखेंगे कि जो है वो कौन कौन स्थल से जो है वो क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद कुछ अन्य देख लेते हैं। कुछ अन्य में अगर कुछ छूटा होगा तो इसको हम लोग अंतिम में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का क्लास का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत लंबा है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमने कहा कि पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे एक सामान्य परिचय देखेंगे इसका। इस सामान्य जो है वो परिचय देखेंगे हम लोग। पहले क्या देखेंगे? सामान्य परिचय देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय। पहला क्या देखेंगे? सामान्य परिचय देखेंगे। समय काल क्या है हड़प्पा सभ्यता का? परिचय में सबसे पहले क्या देखेंगे? समय काल देखेंगे। समय काल कितना है? समय काल है 2600 बीसी से 1900 बीसी का जो समय काल है वो हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। 2600 बीसी से
1920 हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। फिर देखेंगे सामान्य परिचय में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बृहद क्षेत्रों पर कितना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर इसका विस्तार हुआ है। बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व के अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार हमने कहा कहां पे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बृहद क्षेत्रों पर, बृहद क्षेत्रों पर कितना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हमने क्या बताया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर इसका क्या था? विस्तार था। ये भी बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थी। क्या बताएंगे? कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थी। कौन कौन है? हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थी, जैसे में मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के तट पर बसी हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी हुई थी। चीन की सभ्यता पीली नदी के तट पर बसी हुई थी। जैसे में क्या बताएंगे? जैसे में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और जैसे में क्या होगा? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये जो सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। देख लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो चौहद्दी है उसका आकृति कैसा था। ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? आपको दिख रहा होगा, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। हमने क्षेत्र भी बताया, कितने क्षेत्रों पर इसका विस्तार था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर जो है हड़प्पा का विस्तार था। ये भी देख लेते हैं इसके चारों तरफ, इसके जो है वो इसके चौहद्दी को देख लेते हैं कि अंतिम जो है वो उत्तरी क्षेत्र का अंतिम जो है वो स्थल कौन सा था। तो उत्तरी में जम्मू एंड कश्मीर में हम देखेंगे कि यहाँ पे मांडा था। मांडा जो है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ये उत्तरी बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का। दक्षिणी बिंदु देखेंगे कि दैमाबाद है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। पश्चिम में हम देखते हैं कि पश्चिम में जो है जगह है आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। और ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी जो स्थल हम देखते हैं ये सूतकांगे डोर है। सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है। बलूचिस्तान प्रांत में है। और जो सूतकांगे डोर है
ये दशक नदी के किनारे है। क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता का हमने देखा कि सबसे जो है वो उत्तर में जो है वो मांडा है, दक्षिण में जो है वो दैमाबाद है, पश्चिम में आलमगीरपुर है और पूरब में क्या है, सूतकांगेडोर है। हमने बताया था इसके पहले कि हड़प्पा सभ्यता के जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, विस्तार कहाँ का है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान। और कहाँ पे है, हमने कहा कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बृहद क्षेत्रों पर हुआ है। और तीसरा क्या है, भारत के बृहद क्षेत्रों पर हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता है इन्हीं जो है वो देशों में उसके जो स्थल जो है वो दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से स्थल है यही हम जो है वो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अफगानिस्तान में दो जो है वो स्थल के नाम जो है वो साक्ष्य मिले हुए हैं। एक है मुंडी गाक, नाम क्या है, मुंडी गाक, मुंडी गाक। और दूसरा जो स्थल है उसका नाम है सोर्तधई, सोर्तधई। और इसी सोर्तधई से नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं, नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य जो है वो सोर्तधई से प्राप्त हुए हैं। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में जो स्थल है वो तीन जो है वो प्रांतों में बटा हुआ है। कौन कौन प्रांत है पाकिस्तान में, पहला जो प्रांत है जो है वो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत। और तीसरा है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। पंजाब जो प्रांत है यहाँ पे जो स्थल है आपको हड़प्पा है। कौन सा स्थल है, हड़प्पा, ये पंजाब प्रांत में है। और कौन है, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, ये कहाँ पे है, ये भी जो है वो पंजाब प्रांत में है। और जो तीसरा जो स्थल है देखेंगे गणेरी वाला, नाम क्या है, गणेरी वाला। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तीन स्थल मिले हुए हैं। बलूचिस्तान प्रांत को हम देखते हैं तो यहाँ पे है मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के अलावा कौन सा है, देखते हैं कि आमरी है, आमरी है। और कौन सा है, सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर है। और सिंध में हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। जगह है क्वेटा, क्वेटा है। और कौन है, सिंध में चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो है। कोट दीजी है, कोट दीजी। ये सभी जो स्थल है ये जो है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राप्त हुए हैं। हम लोग देखेंगे ये सभी जो स्थल है, हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि इन स्थलों से जो है वो क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोग जो है वो जब हड़प्पा पार्ट 2 पढ़ेंगे तो हम लोग अंतिम में उसको देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो है वो हड़प्पा के कौन कौन से स्थल है, तीसरा में देखेंगे हम लोग। हमने कहा कि भारत में देखते हैं कि भारत में हड़प्पा के कौन कौन से स्थल है। देखने देखिए भारत में जो स्थल आपको दिखाई देंगे याद करना बहुत आसान है। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो भारत का मैप बना लीजिए और उसी आधार पर हम लोग इसको देखते हैं, मैप बनाकर देखते हैं। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये भारत है। तो भारत में सबसे यदि ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। पहला क्या दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में दो स्थल है, कौन कौन है, पहला है मांडा, हमने बताया भी था, मांडा है। और बुर्जहोम है, बुर्जहोम। ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के आप नीचे आएंगे तो पंजाब होगा। कौन स्टेट है नीचे, पंजाब। और पंजाब में जो स्थल है वो रोपड़ है। और एक जगह है संघोल, संघोल। ये दोनों स्थल कहाँ पे है, भारत के पंजाब में है। पंजाब के नीचे जो स्टेट आप देखेंगे तो कौन सा है, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा। हरियाणा में स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। और ये जो राखीगढ़ी है, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है यही राखीगढ़ी है। और इसके बाद देखेंगे एक और जगह है वनावली, वनावली।
और बनावली से जो है वो क्या मिले हुए हैं, याद रखिएगा, मिट्टी के हल प्राप्त हैं। बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा के हम लोग जब नीचे आते हैं तो राजस्थान है, हरियाणा के नीचे क्या है, राजस्थान। राजस्थान से जो है वो देखते हैं कि कालीबंगा है, कालीबंगा ये राजस्थान में है। और राजस्थान के नीचे आते हैं तो क्या है, गुजरात है, गुजरात। और गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में लोथल है, रंगपुर है, प्रभास पाटन है, ये सभी जो है गुजरात में है। धौलावीरा है, गुजरात में क्या है, लोथल हम देखते हैं, रंगपुर देखते हैं, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन है, धौलावीरा है, धौलावीरा है, ये सभी गुजरात से हैं। ये भी याद रखिएगा कि भारत में गुजरात से ही जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्थल प्राप्त हुए हैं। और गुजरात के नीचे अंतिम में क्या है, नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से जो है एक जगह है दैमाबाद, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ से जो है वो दैमाबाद जो है वो प्राप्त हुआ है। और एक अंतिम जो है वो यूपी में है। हमने बताया था कि यूपी से जो है वो, यूपी हालांकि यहाँ पे है, यूपी से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यही जो स्थल है ये जो है वो भारत से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो हमने देख लिया कहाँ तक इसका विस्तार है। और तीसरा में हमको देखना है कि हड़प्पा का खोज का इतिहास, हमको तीसरा हमको देखना है। जैसे आप लोग ऊपर जाइएगा यहाँ पे, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, तो हमने दो चीज यहाँ पे देख लिया। क्या क्या देख लिया, पहला देख लिया कि सामान्य परिचय देख लिया, दूसरा हमने विस्तार और फैलाव देख लिया। अब तीसरा हम लोग देखेंगे खोज का इतिहास, देखेंगे कैसे जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज होता है। और चौथा में देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास हम लोग देखते हैं। खोज का इतिहास, चलिए खोज का इतिहास देखते हैं, कैसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। देखिए प्रारंभ में हड़प्पा जो जगह है, यहाँ का जो जिक्र है, एक व्यक्ति का नाम है, इनका नाम है चार्ल्स मेनन, चार्ल्स मेनन नाम है। चार्ल्स मेनन ने 1826 में 1826 में चार्ल्स मेनन ने पहली बार हड़प्पा का जिक्र किया था। पहली बार क्या किया, हड़प्पा का जिक्र किया। और इनके बाद एक कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम ये जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वेक्षण करने आए, लेकिन हड़प्पा का सर्वेक्षण करने आए, हड़प्पा का सर्वेक्षण करने के बाद हड़प्पा के महत्व को ये समझ नहीं पाए। कनिंघम यही बता दें कि जो कनिंघम है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमने कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे ये, प्रथम महानिदेशक थे। और ये भी आपको बता दें कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना ये 1861 में हुई थी। और उस समय जो वायसराय था वो कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। और देखते हैं कि एलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो है वो एक व्यक्ति है, इनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है वो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो महानिदेशक बनते हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के ही निर्देशन में दो अधिकारी और रहते हैं। अधिकारी का नाम बता देता हूं यहाँ पे मैं। अधिकारी का नाम है, एक का नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज किया। और जॉन मार्शल के निर्देशन में दूसरा जो व्यक्ति है रखाल दास बनर्जी,
इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। मोहनजोदड़ो का क्या किया? उत्खनन किया, उत्खनन किया। यही जो है वो हड़प्पा का क्या है? हड़प्पा सभ्यता के खोज का इतिहास है। चार्ल्स जो मेनन है 1826 में हड़प्पा का उल्लेख करते हैं। उसके बाद जो है वो एलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। कनिंघम जो है हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। कनिंघम जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना 1861 में जो है वो वायसराय जो है वो कैनिंग के समय में हुई थी। और उसके बाद देखते हैं कि जॉन मार्शल आते हैं और वो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो है वो महानिदेशक रहते हैं। और इनके देखरेख में दो अधिकारी और आते हैं, उनका नाम रहता है दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने जो है वो 1921 में हड़प्पा का खोज किया और 1922 में जो है रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो क्या किया? खोज किया। तो ये हमने देख लिया खोज का इतिहास। और अगला हम देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक क्या था? नगरों की विशेषता। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषताएं। विशेषताएं एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे ये एक निश्चित योजना के तहत बनाए गए थे। हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर एक निश्चित योजना, एक निश्चित योजना के तहत बनाया गया था। कैसे कैसे कह सकते हैं कि एक निश्चित योजना के तहत बनाया गया था? देखते हैं इसमें दो जो है वो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक ऊपरी क्षेत्र दिखाई देता है। क्या देता है? ऊपरी क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? दुर्गीकृत क्षेत्र। दुर्गीकृत क्षेत्र। यहां पे देखते हैं कि स्नानागार मिला हुआ है, स्नानागार मिला हुआ है, सार्वजनिक भवनें मिले हुए हैं, सार्वजनिक भवनें थी, मार्केट यहां पे था। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो दुर्गीकृत क्षेत्र है यहां पे व्यापारी वर्ग रहता था, यहां पे व्यापारी वर्ग रहता था, या यहाँ पे कोई विशेष वर्ग जो है वो रहता था, ऐसा मालूम पड़ता है। और दूसरा जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है निचला नगर दिखाई देता है। हमने क्या कहा कि निचला, निचला क्षेत्र दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है वो किसान, किसान, आम लोग और विद्यार्थी रहते थे, आम लोग और विद्यार्थी रहते थे। एक मूवी है देख लीजिएगा, उस मूवी का नाम है मोहनजोदाड़ो। ऋतिक रोशन का मूवी है। जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों से बोलता था मूवी देखने के लिए कि भैया हड़प्पा जो सभ्यता पढ़ने से पहले मूवी देख लो मोहनजोदाड़ो। 5-6 दिन लगातार बोला, बच्चे देख नहीं रहे थे। और एक दिन मैंने कह दिया कि मोहनजोदाड़ो मूवी देख लो, उसमें जो हीरोइन है बहुत सुंदर है। सारे बच्चे जो है मूवी देख के आए अगले दिन। आप लोग मूवी देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के पहले मूवी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको मालूम उसमें चलेगी। देखते हैं कि हमने कहा कि एक दुर्गीकृत क्षेत्र था, दूसरा जो है वो हमने कहा कि निचला क्षेत्र था। दुर्गीकृत जो क्षेत्र था, निचले क्षेत्र से अधिक यहाँ विकास था। वहां पर जो है वो स्नानागार था, सार्वजनिक भवनें था। मालूम पड़ता है कि यहाँ व्यापारिक वर्ग जो है वो रहते थे, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है वो आम सामान्य लोग थे, घास फूस की झोपड़ियां भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये सब हम लोग देखते हैं। इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में क्या है? अपवाद में एक जगह है धौलावीरा, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद, अपवाद में क्या है? धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा में देखते हैं कि जो नगर है उसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। एक ऊपरी स्तर दिखाई देता है, एक बीच का मध्यम स्तर दिखाई, एक निचला स्तर दिखाई देता है। हमने कहा कि नगरों के 3 स्तर दिखाई देते हैं। कहाँ पे? धौलावीरा में। तो याद रखिएगा पूरे हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा जो है एक अपवाद में जो है वो दिखाई देता है। हमने देख लिया कि जो है वो किस प्रकार के इसके नगर थे। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सड़कें, इसकी दूसरा नंबर विशेषता देखेंगे
कि सड़कें कैसी थी। सड़कें देखेंगे, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। हमने कहा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वो शतरंज नुमा दिखाई देती थी। कैसे? शतरंज नुमा, शतरंज नुमा दिखाई देती थी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति बोलते हैं। हमने कहा कि जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें शतरंज नुमा दिखाई देती थी, जिससे हम लोग ग्रिड पद्धति बोलते हैं या ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। जो सड़कें थी, जो मुख्य सड़कें थी, मुख्य सड़कें लगभग 9 से 10 मीटर चौड़ी थी। लगभग 9 से 10 मीटर जो मुख्य सड़कें चौड़ी थी। और सड़कों पर बता दें कि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। हमने सड़क देख लिया। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा विशेषता, नाली विशेषता देखते हैं कि नाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता का कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के सड़कों के किनारे जो है वो नालियां बनी हुई थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थी। हम देख लेते हैं, नालियां थोड़ा बना लेते हैं। हम देखते हैं कि नालियां जो थी, हमने कहा कि सड़कों के किनारे जो है वो नालियां बनी हुई थी। नालियों में जो है होल बने हुए थे। नालियों में क्या बने हुए थे? होल बने हुए थे। होल मतलब नालियां सोखता नाली बनाई गई थी और नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नालियों में चूना का प्रयोग किया गया था, प्लस गारा का प्रयोग किया गया था। इसमें किया गया था। देखते हैं कि जो नालियां हैं वो ऊपर से ढकी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि नालियों को बनाने में साफ सफाई का काफी जो है वो ध्यान दिया गया था। वर्तमान में देखेंगे मुखर्जी नगर में या बड़े शहरों में देखिए कि अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो सड़कों पर जो क्या होती है, पानी जो है वो पूरे भर जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, जो सड़कें थी वहां पे पानी नहीं लगती थी। पूरी तरह से जो है वो प्रबंध किया गया था जो है वो जल निकासी का। हम लोग देखते हैं आगे आवास कैसे थे। चौथा नंबर देखेंगे, नगरों में आवास कैसे थे। जो आवास हड़प्पा सभ्यता के जो बने हुए हैं, वो जो वहाँ के लोग थे वो अपने काफी सुख सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हमने कहा कि आवास सुख सुविधाओं को ध्यान में रख कर बनाया गया था। कैसे कैसे आवास थे? 1 मंजिल आवास दिखाई देते हैं, 2 मंजिल आवास दिखाई देते हैं, बहुमंजिल भी आवास दिखाई देते हैं। हमने कहा कि 1 मंजिल आवास, 1 मंजिल, द्विमंजिल आवास तथा कहीं कहीं बहुमंजिल आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यही नहीं, जो आवास थे, आवास में हम देखेंगे कि आवास में सभी व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था भैया? आंगन था, आंगन था, कुआं था। कुआं देखिए हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों में कुआं प्राप्त नहीं हुए हैं, अधिकांश घरों में कुआं प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक जगह था कालीबंगा, कालीबंगा के सभी घरों में कुआं प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि घरों में जो है टॉयलेट की व्यवस्था, स्नान घर की व्यवस्था, स्नान घर था। तो ये सभी जो है वो घर में जो है वो सुख सुविधा को ध्यान में रखकर जो है आवास का निर्माण किया गया था। ये हमारा हो गया नगरों की विशेषता, हम लोग देख लिया। और चौथा नंबर हम लोग देखेंगे कि जो है वो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगला नंबर हम लोग पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखते हैं। किसी भी काल की जब हम लोग अर्थव्यवस्था देखते हैं, मान लीजिए वर्तमान की ही हम लोग अगर अर्थव्यवस्था देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि देश में कृषि की क्या हालत है, कृषि कैसी है, पशुपालन कैसा है, उद्योग धंधा क्या है, व्यापार वाणिज्य क्या है ना, मुद्रा का प्रचलन है कि नहीं है, लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि अगर देखिए किसी भी काल की अर्थव्यवस्था देखे तो इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कृषि, देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की क्या हालत है। फिर देखेंगे पशुपालन, देखेंगे पशुपालन देखेंगे अर्थव्यवस्था में। पशुपालन के बाद क्या देखेंगे, देखेंगे उद्योग धंधा, देखेंगे उद्योग धंधा, देखेंगे उद्योग धंधा के बाद क्या देखेंगे, देखेंगे व्यापार वाणिज्य, देखेंगे व्यापार वाणिज्य, देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, देखेंगे आयात निर्यात, देखेंगे आयात निर्यात, देखेंगे। और अंतिम में देख लेंगे क्या, एक देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, देखेंगे कि लेन देन के साधन क्या था। तो हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की क्या हालत थी, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन कैसा था, हड़प्पा सभ्यता में उद्योग धंधे कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति, हड़प्पा सभ्यता में जो है वो आयात निर्यात किस कहाँ से होता था, हड़प्पा सभ्यता में जो है वो लेन देन जो है वो किस माध्यम से होता था, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में किसी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अनेक जो है फसलों की बुआई करते थे। हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक फसलों की बुआई, फसलों की बुआई करते थे, बुआई करते थे। कौन कौन फसल है, तीनों। हमने कहा खरीफ फसल, रबी फसल और जायद, तीनों जो है फसलों की जो है वो कृषि करते थे। लेकिन इसमें जो मुख्य था ये रबी फसल था और यहाँ पे मुख्य फसल था गेहूं था। हम आपको पता है कि जब जिस काल में कृषि होगा उस काल में कृषि की जो है वो खेतों की जो है जुताई होती थी। तो हड़प्पा जब काल को देखेंगे तो हड़प्पा काल में भी कृषि के लिए, कृषि के जो है वो जुताई जो है होती थी, जो है वो मिट्टी के जो है वो हल से जुताई होती थी। कैसे मालूम चलता है कि जो है जुताई होती थी, जब कालीबंगा देखते हैं तो कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी देखते हैं कि बनावली, हमने बताया था कि बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो क्या करते थे, जो है वो जुताई जो है वो हल से की जाती थी, इससे मालूम चलता है। देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो सिंचाई जो है वो कैसे करते थे। सामान्यतः अगर देखा जाए, वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो सिंचाई के साधन क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। उस समय भी क्या था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो सिंचाई के जो साधन है मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन कहीं कहीं जो है वो सिंचाई के कृत्रिम साधन भी दिखाई देते हैं। देखते हैं हम लोग बलूचिस्तान में गबरबंद प्राप्त हुए हैं। गबरबंद का मतलब क्या होता है, गांव में जब जाएंगे तो खेतों में बीचों बीच जो है वो एक बाहा बोलते हैं, गांव में बाहा होता है, उसको गबरबंद बोलते हैं। और बलूचिस्तान में जो है वो गबरबंद के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सूरतधाई में अफगानिस्तान में है, ये नहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धौलावीरा में जो है वो रॉक कट जो है वो नहर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे मालूम चलता है कि जो है वो क्या होता है, कृषि में जो है वो सिंचाई का भी जो है वो प्रयोग, कृत्रिम सिंचाई का भी प्रयोग जो है वो किया जा रहा था। क्लियर है, ये हो गया हमारा सिंचाई। पशुपालन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे अन्य पशुओं को पालते थे। हमने कहा कि जो है वो भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे। धौलावीरों के लोग हाथी पालते थे, है ना, ऊंट पालते थे। घोड़ा का पालन नहीं होता था, हालांकि घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको बाद के कालों में माना गया है। हमने कहा कि भेड़, बकरी, बैल, बैल, हाथी, ऊंट, ऊंट आदि सभी का पालन होता था, सभी का पालन होता था। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं उद्योग धंधे।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में उद्योग धंधों का काफी जो है वो महत्वपूर्ण स्थान था। उद्योग धंधे में कौन कौन सा था? पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि धातु उद्योग था। धातु उद्योग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे हम देखेंगे कि सोने का प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे, पीतल का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने कहा कि धातु उद्योग, हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में जो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो हमने कहा कि धातु उद्योग जो हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। दूसरा हमने कहा कि वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग हड़प्पा सभ्यता का ये प्रधान उद्योग था। हमने क्या कहा कि प्रधान उद्योग था, प्रधान उद्योग। वस्त्र उद्योग में हम देखते हैं कि आलमगीरपुर से जो है वो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में दिखाई देते हैं, कालीबंगा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, इन सभी स्थलों पर जो है सूती वस्त्र के जो है वो साक्ष्य दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो जो हमने कहा कि जो वस्त्र उद्योग था एक प्रधान उद्योग था। व्यापार वाणिज्य और क्या है? तीसरा नंबर में देख लेते हैं और क्या है। तीसरा नंबर मनका उद्योग। मनका उद्योग, मनका उद्योग क्या है? मनका जो था एक जो है वो खिलौना को बोलते हैं मनका। अब खिलौने, अगर अमीर व्यक्ति है, उच्च वर्ग है, तो सोने का मनका, चांदी का मनका, तांबा का मनका, पीतल का मनका। सामान्य है, आम आदमी है, तो पत्थर का मनका बनता था, पत्थर के खिलौने बनाए गए थे, जो मिट्टी के खिलौने बनाए गए थे। तो मनका उद्योग भी था एक जो है वो प्रमुख उद्योग था। मनका उद्योग क्या था? प्रमुख उद्योग, चाहे ये मनका उद्योग प्रमुख उद्योग था। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि उद्योग धंधे में जो है वो मुहरों का उद्योग था। हमने कहा कि मुहर उद्योग, मुहरों का उद्योग, अधिकांशतः जो मुहरें बनाई गई थी वो सेल खड़ी पत्थर के बनाई गई थी। हम देखेंगे कि जो मुहर है वो वर्गाकार दिखाई देता है, आयताकार दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया कि उद्योग धंधा जो है हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से थे। फिर हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सभ्यता के। व्यापार वाणिज्य जो होता था दो स्तर पर होता है। एक जो है वो आंतरिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर व्यापार वाणिज्य, और दूसरा था बाह्य स्तर पर, बाह्य स्तर पर व्यापार वाणिज्य। आंतरिक स्तर पर जो व्यापार वाणिज्य होता था वो देखेंगे कि गांव, शहर, कस्बों के बीच जो है वो आंतरिक स्तर पर व्यापार वाणिज्य होता था। देखेंगे कि आप सोना जो है वो कर्नाटक से मंगाया जाता था, तांबा जो है वो खेतड़ी से मंगाया जाता था, कौड़ी पत्थर देखेंगे कि गुजरात से मंगाया जाता था, शिलाजीत जो है वह हिमालयी क्षेत्रों से मंगाया जाता था। और आंतरिक स्तर पर जो है उसको क्या किया जाता था? उसका निर्यात किया जाता था, उसका व्यापार वाणिज्य किया जाता था। बाह्य स्तर पर हम व्यापार वाणिज्य देखेंगे तो बाह्य स्तर पर देखेंगे वो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, फारस की खाड़ी से व्यापार होता था, मध्य एशिया से व्यापार होता था। हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, बाह्य स्तर पर व्यापार देख लेते हैं। यहाँ पे बाह्य स्तर पर व्यापार वाणिज्य हमने कहा दो है, आंतरिक स्तर था और बाह्य स्तर था। सॉरी, बाह्य स्तर पर व्यापार वाणिज्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से मिलता है। उसके बाद कहां से मिलता है? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से जो है व्यापार होता था बाह्य स्तर पर। लेकिन हम समझते हैं कि बाह्य स्तर पर विदेशों से जब व्यापार होता था इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो अभिलेख, इसके साक्ष्य जो मिले हुए हैं, दो जगह इसके साक्ष्य मिले हैं। बाह्य स्तर पर व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। हम देख लेते हैं इसके साक्ष्य जो है वो कौन कौन से हैं, बाह्य स्तर पर व्यापार के साक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला है एक अभिलेख है, एक उस अभिलेख का नाम है सारगोन अभिलेख। क्या नाम है? सारगोन अभिलेख।
अभिलेख, सारगौन अभिलेख। और दूसरा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं हम देखते हैं, एक अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होते हैं और एक मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या हुआ, देखेंगे कि जो मुद्रा है, सॉरी मुहरे है, मुहरे प्राप्त होती हैं। मुहरे, मेसोपोटामिया के जो मुहरे हैं वो भारत में मिलते हैं और भारत के जो मुहरे हैं वहां पे मिलती हैं। ये साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। यहाँ पर अभिलेख में 3 शब्द की चर्चा की गई है। एक शब्द है मेलूहा। शब्द क्या है? मेलूहा। और मेलूहा का मतलब होता है सिंध क्षेत्र। क्या होता है? सिंध क्षेत्र होता है। तो जो ये सारगौन अभिलेख है यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें कि मेलूहा के लोग आकर हमारे यहाँ लंगर डालते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध क्षेत्र के लोग हमसे क्या करते थे? आकर व्यापार करते थे। क्लियर है? और क्या है देखते हैं कि बहरीन है, मकरान तट। क्या है? मकरान तट, मकरान तट, मकरान तट की चर्चा की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारगौन अभिलेख में हमने कहा कि मेलूहा शब्द की चर्चा की गई है। मेलूहा का मतलब क्या होता है? सिंध क्षेत्र होता है। मकरान तट की जो है चर्चा की गई है। क्लियर है? और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मुहरे मिली हुई है। और मुहरे किस प्रकार के मिली हुई है? बेलनाकार मुहरे मिली हुई है। हमारे यहाँ जो मुहरे क्या थी? हमारे यहाँ जो मुहरे थी वो आयताकार मुहरे थी। और कौन मुहरे थी? वर्गाकार मुहरे थी। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि बेलनाकार मुहरे, ये कहाँ की मुहरे थी? मेसोपोटामिया की मुहरे थी। और ये मुहरे जो है वो कहाँ से मिली हुई है? तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। लोथल से देखते हैं कि लोथल से गोलाकार मुहरे मिली हुई हैं। हमने कहा कि लोथल से गोलाकार मुहरे मिली हुए हैं। और ये मुहरे कहाँ की थी? तो फारस की थी। फारस की खाड़ी की मुहरे थी, वो गोलाकार मुहरे थी और ये लोथल से प्राप्त होती हैं। तो इन आधारों पे ये मालूम चलता है कि जो है वो हमारा जो व्यापार था वो बाह्य स्तर पर व्यापार होता था। अब हम देख लेते हैं कि बाह्य स्तर से जो व्यापार होता था उसका आयात निर्यात, हम लोग क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे। तो हम लोग जो आयात करते थे, सोना हो गया, चांदी हो गया, कीमती पत्थर हो गया, ये सब हम लोग आयात करते थे। और निर्यात क्या करेंगे? सूती वस्त्र का निर्यात करेंगे, मनका का निर्यात करेंगे, हाथी दांत का निर्यात करेंगे। ये सभी चीजें हम लोग क्या करते थे? निर्यात करते थे। हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग जो है वीडियो में बताएंगे हम लोग कि जो कौन कौन स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, कहाँ से क्या निर्यात करते थे, क्या आयात करते थे। तो हमने आज के वीडियो में ये देख लिया, एक सामान्य परिचय हमने देखा। दूसरा नंबर देखा कैसे जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से विस्तार हुआ है। तीसरा में देखा खोज का इतिहास क्या है। फिर हमने देखा कि जो है वो नगरों की क्या विशेषताएं हैं। और अगला अंतिम नंबर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था को हमने देखा। हम लोग आगे जो है वो कल देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा है, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी है, जो है वो धार्मिक स्थिति कैसी है, हड़प्पा सभ्यता का जो है वो कैसे विनाश हो गया, कैसे जो है वो पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। और अंतिम में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल और कहाँ किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो है वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट दिन जो है वो अगला दिन जो है वो वीडियो आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।